नमस्कार और स्वागत है। आज हम कानून की दुनिया के दो ऐसे शब्दों पर गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर सुनने में आते हैं, लेकिन जिनका सही मतलब और फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। अपील और पुनर्विवेचन, यानी अपील और रिविजन। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। और ये शब्द सुनने में भले ही आम लगे, पर इनके पीछे का जो कानूनी ढांचा है वो काफी गहरा है। हमारे पास एक काफ़ी विस्तृत स्रोत सामग्री है। ये मूल रूप से एक यूट्यूब चैनल ज्यूरिस्ट मास्टर के लिए तैयार की गई स्क्रिप्ट है और ये भारतीय न्याय संहिता बीएनएससी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के संदर्भ में इन कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से समझाती है। हाँ, और इन दोनों के बीच का अंतर और इनकी भूमिका समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपराधिक न्याय प्रणाली में आप कह सकते हैं निष्पक्षता सुनिश्चित करने और जो न्यायिक गलतियां हो जाती हैं उन्हें सुधारने के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल, ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं बल्कि एक तरह से न्याय पाने के रास्ते हैं। सही कहा। तो चलिए इस स्रोत सामग्री के आधार पर इन दोनों अवधारणाओं की परतों को एक एक करके खोलते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं अपील से। स्रोत के मुताबिक अपील का सीधा सा अर्थ है किसी निचली अदालत के फैसले या आदेश को उसे किसी उच्च अदालत के सामने चुनौती देना। हाँ, चुनौती देना इस उम्मीद में कि वो फैसला शायद बदला जाएगा या रद्द हो जाएगा। अच्छा। लेकिन यहाँ सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि अपील कोई इनहेरेंट राइट नहीं है, ये अपने आप नहीं मिल जाता। ओ। ये एक सांवैधिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट जिसे कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपील सिर्फ तभी कर सकते हैं जब किसी कानून में एक्ट में साफ साफ लिखा हो कि हाँ इस मामले में अपील हो सकती है। अच्छा, तो ये अपने आप मिलने वाला अधिकार नहीं है, कानून में लिखा होना जरूरी है। ओके, और इसका मकसद क्या होता है? सिर्फ फैसला बदलवाना या कुछ और भी? में कई चीजें आ जाती हैं, जैसे ये देखना कि निचली अदालत का फैसला कानूनी तौर पर सही था या नहीं, है ना? क्या तथ्यों का एविडेंस का सही मूल्यांकन हुआ? हाँ। और क्या जो कानून लागू किया गया वो सही था? ये सब देखा जाता है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएसएस, उसका अध्याय 31 धारा 413 से 435 और जो पुरानी सीआरपीसी थी उसकी धारा 372 से 394, इनमें अपील से जुड़े सारे प्रावधान दिए गए हैं। अच्छा, स्रोत सामग्री में ना कई तरह की अपीलों का जिक्र है। ऐसा लगता है कि हर स्थिति के लिए शायद अलग तरह की अपील होती है। क्या आप कुछ मुख्य प्रकार बता सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। स्रोत कई प्रकार बताता है और ये दिखाता है कि कानून ने कितनी अलग-अलग सिचुएशंस को ध्यान में रखा है। कुछ खास उदाहरण देखें तो हाँ। एक है सुरक्षा आदेशों पर अपील। ये बीएनएसएस की धारा 414 में है। अगर निचली अदालत ने किसी को शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी देने का आदेश देने से इनकार कर दिया या जमानत खारिज कर दी, तो सेशंस कोर्ट में अपील हो सकती है। ओके, ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला लगता है। और अगर किसी को दोषी ठहरा दिया गया हो, कन्विक्शन हो गया हो, तब? हाँ, वो सबसे आम है। उसके लिए दोष सिद्धि पर अपील यानी कन्विक्शन अपील का प्रावधान है। ये धारा 415 में है। इसके तहत भी कई स्थितियां हैं। जैसे मान लीजिए हाईकोर्ट ने किसी मामले में पहली बार सुनवाई करके किसी को दोषी ठहराया, तो अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। सीधे सुप्रीम कोर्ट? अच्छा। हाँ, और अगर सेशन जज ने 7 साल से ज्यादा की सजा दी है तो अपील हाई कोर्ट में होगी। और अगर किसी मजिस्ट्रेट ने सजा दी है तो फिर सेशंस कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये एक तरह का हायरार्की है, पदानुक्रम। समझ गई। लेकिन एक स्थिति है जहां अभियुक्त ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया हो, जिसे प्ली ऑफ गिल्टी कहते हैं। स्रोत की धारा 416 यह कहती है कि तब अपील सिर्फ सजा की मात्रा या उसकी वैधता पर हो सकती है, दोष सिद्धि के तथ्य पर नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई जब व्यक्ति ने खुद ही मान लिया कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो फिर इस बात पर तो विवाद खत्म हो गया है ना। हाँ, बात तो सही है। लेकिन ये हो सकता है कि जो सजा दी गई वो कानून के हिसाब से सही ना हो या जरूरत से ज्यादा कठोर हो। इसलिए कानून सिर्फ सजा की हद, कितनी सजा दी, या उसकी लीगैलिटी यानी क्या वो कानूनी तौर पर सही है, सिर्फ उसको चुनौती देने की इजाजत देता है, दोष सिद्धि को नहीं। समझ गई। और स्रोत छोटे मामलों यानी पेटी केसेस में अपील न होने की बात भी करता है, धारा 417। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है अदालतों पर बोझ कम करना। हाँ। और न्यायिक समय बचाना। सोचिए, अगर बहुत छोटे मोटे अपराध जिनमें बस जरा सा जुर्माना लगा या बहुत कम सजा हुई, उन सब में भी अपील होने लगे तो सिस्टम तो बैठ ही जाएगा। हाँ, ये तो है। हाँ, हालांकि इसके भी अपवाद हो सकते हैं।
अगर कोई गंभीर कानूनी सवाल जुड़ा हो उसमें। अच्छा, इसके अलावा क्या राज्य मतलब सरकार भी अपील कर सकती है? हाँ, बिल्कुल। 2 मुख्य स्थितियों में कर सकती है। एक, अगर राज्य को लगता है कि जो सजा दी गई है, वो अपराध की गंभीरता के हिसाब से बहुत कम है, तो वो सजा बढ़ाने के लिए अपील कर सकती है। ये धारा 418 में है। ओके। और दूसरा, अगर निचली अदालत ने अभियुक्त को बरी कर दिया, मतलब एक्विटल दे दिया, तो राज्य उस बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। ये धारा 419 में है। हालांकि एक्विटल के बाद अपील में अभियुक्त के पक्ष में एक मजबूत प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है। मतलब ये माना जाता है कि वो निर्दोष है जब तक कि बहुत पुख्ता सबूत न हो। और सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में भी स्रोत में जिक्र है। धारा 420 और संविधान के अनुच्छेद 132, 134, 136। हाँ, ये तो सर्वोच्च स्तर की अपील हो गई। ये आमतौर पर तब होती है जब हाईकोर्ट के फैसले में कोई बहुत महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक सवाल शामिल हो, या जब हाईकोर्ट खुद ही सर्टिफिकेट दे कि हाँ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है। एक और बात जो स्रोत की धारा 421 में है वो काफी रोचक लगी मुझे। अगर एक मामले में कई दोषी हैं और सिर्फ एक की अपील स्वीकार्य है, तो बाकी को भी अपील का अधिकार मिल सकता है? हाँ, ये समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब अगर एक ही जैसे फैक्ट्स और एविडेंस पर आधारित केस में एक व्यक्ति को अपील का मौका मिल रहा है, तो दूसरों को सिर्फ किसी टेक्निकलिटी के आधार पर इससे रोकना ठीक नहीं होगा। सही बात है। तो ये विभिन्न प्रकार दिखाते हैं कि अपील का जो तंत्र है वो कितना व्यापक है, कितनी अलग-अलग स्थितियों को कवर करता है। ये तो हुई अपील के प्रकार। अब जरा इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं। स्रोत बताता है कि अपील लिखित में फैसले की कॉपी के साथ दायर करनी होती है, धारा 423, 424, और ये भी कि जेल से भी अपील भेजी जा सकती है। ये तो कैदियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है। बिल्कुल। प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि अपील एक व्यवस्थित तरीके से हो, और जेल से अपील का प्रावधान ये पक्का करता है कि भाई कोई कैद में है या वकील नहीं कर पा रहा तो वो न्याय के रास्ते से रुक न जाए। हाँ, अपील दायर होने के बाद अपीले अदालत के पास ये शक्ति होती है कि वो उसे शुरुआती स्तर पर ही बिना पूरी सुनवाई के खारिज कर दे। इसे कहते हैं संक्षेप खारिजीकरण या समरी डिसमिसल। ये धारा 425 में है। लेकिन क्या बिना कारण बताए खारिज कर सकते हैं ऐसे ही? नहीं, यहीं पर स्रोत में जो एक केस का जिक्र है, यूजेएस चोपड़ा बनाम बॉम्बे राज्य 1955, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इस केस में ये तय हुआ कि समरी डिसमिसल भी एक न्यायिक निर्णय है और अदालत को इसके कारण बताने होंगे। ये नहीं कि बस कह दिया खारिज। अच्छा, कारण बताना जरूरी है। और अगर अपील खारिज नहीं होती, स्वीकार हो जाती है, तब क्या होता है? तब पूरी सुनवाई होती है। धारा 427 के तहत अदालत नोटिस जारी करती है। जो भी संबंधित पक्ष हैं, अभियुक्त, प्रोसिक्यूशन, उन सबको सुना जाता है। और अपीलीय अदालत के पास बहुत वाइड पावर्स होती हैं। क्या क्या कर सकती है अपीलीय अदालत? वो निचली अदालत के फैसले को सही ठहरा सकती है, उसे पलट सकती है, जैसे दोषसिद्धि को बरी करने में बदल सकती है, या बरी करने को दोषसिद्धि में, मामले को दोबारा जांच या सुनवाई के लिए वापस भेज सकती है, या सजा को बदल सकती है, कम कर सकती है, या कुछ शर्तों के तहत बढ़ा भी सकती है। क्या अपील चलने के दौरान सजा निलंबित हो सकती है? मतलब क्या बेल मिल सकती है? हाँ, ये संभव है। अपीली अदालत सजा के अमल को सस्पेंड कर सकती है और अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे सकती है। ये धारा 430 में है। और एक और महत्वपूर्ण शक्ति है, जरूरत पड़ने पर अपीली अदालत अतिरिक्त साक्ष्य, मतलब एडिशनल एविडेंस भी ले सकती है या मंगवा सकती है। धारा 432। हालांकि ऐसा आमतौर पर बहुत कम होता है। तो अपील एक काफी विस्तृत और कहना चाहिए शक्तिशाली प्रक्रिया है। अब आते हैं पुनरीक्षण यानी रिवीजन पर। स्रोत कहता है कि यह अपील से बिल्कुल अलग है। यह अधिकार नहीं बल्कि अदालत का विवेकाधिकार है, डिस्क्रेशनरी रेमेडी है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, यही पर सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी अंतर है। अपील जहां कानून द्वारा दिया गया एक अधिकार है जिसे पार्टी मांग सकती है, वहीं पुनरीक्षण उच्च अदालतों की, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की एक शक्ति है। ये शक्ति या तो उनमें निहित है या कानून ने उन्हें दी है, और इसका इस्तेमाल वो अपनी समझ और विवेक के आधार पर करती हैं। अच्छा। ईएनएस की धारा 438 से 442 में इसके प्रावधान है। ये आपका अधिकार नहीं है कि आप कहीं मेरा रिवीजन सुनो, ये कोर्ट की मर्जी है। तो अदालतें इस शक्ति का इस्तेमाल कब और क्यों करती हैं? मतलब क्या जरूरत पड़ती है इसकी? पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है न्याय प्रणाली की निगरानी करना।
एक तरह से चेक रखना कि निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र में रहें और कानून के अनुसार काम करें। स्रोत के अनुसार इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब उच्च अदालत को लगता है कि निचली अदालत की किसी आदेश या कार्यवाही में कोई गंभीर कानूनी त्रुटि है, एरर ऑफ लॉ है, या कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता है, मटीरियल इरेगुलरिटी है, या अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन हुआ है, जुरिस्डिक्शनल एरर है, या फैसले में कोई अनुचितता इम्प्रोप्राइटी है जिसके कारण न्याय का हनन हुआ है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, या हो सकता है। तो क्या ये अपील का विकल्प है? मतलब अगर अपील नहीं कर सकते तो पुनरीक्षण में चले जाएं? कुछ हद तक, हाँ। स्रोत बताता है कि पुनरीक्षण का रास्ता अक्सर तब देखा जाता है जब अपील का विकल्प मौजूद ना हो। जैसे कुछ इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं जिनके खिलाफ अपील नहीं होती। अच्छा, बीच के आदेशों के खिलाफ। हाँ, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के खिलाफ। या फिर अपील का समय निकल गया हो या किसी और कारण से अपील संभव ना हो। स्रोत में निरंजन कुमार बनाम रणधीर रॉय 1990 मामले का जिक्र इसी संदर्भ में है कि भाई जब अपील का रास्ता बंद हो तो न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षण एक विकल्प हो सकता है, लेकिन यह अपील का 100% सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपने कहा कि इसमें निचली अदालत के काम की निगरानी होती है जी, तो क्या इसमें भी अपील की तरह पूरे मामले की दोबारा जांच होती है, सबूतों को फिर से देखा जाता है? नहीं, और यही पुनरीक्षण और अपील के बीच एक और बड़ा अंतर है। पुनरीक्षण का जो दायरा है, स्कोप है, वो अपील की तुलना में बहुत सीमित होता है। इसमें आमतौर पर तथ्यों का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन, फुल रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस नहीं किया जाता। अच्छा। अदालत मुख्य रूप से रिकॉर्ड देखकर ये तय करती है कि क्या निचली अदालत का फैसला या आदेश कानूनी तौर पे सही है, क्या प्रोसीजर का पालन हुआ, क्या जुरिस्डिक्शन का सही इस्तेमाल हुआ। स्रोत में ओम प्रताप सिंह बनाम राज्य 1995 केस का उल्लेख है जिसमें यही कहा गया कि पुनरीक्षण एक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ना कि अपील की तरह पूरी सुनवाई का अवसर। इसका काम रिकॉर्ड की करेक्टनेस, लीगैलिटी, प्रोप्राइटी जांचना है, तथ्यों की गहराई में जाना नहीं। अच्छा, तो ये ज्यादातर कानूनी या प्रक्रियात्मक खामियों को ठीक करने का एक तरीका है, पूरे केस को दोबारा खोलने का नहीं। स्रोत में एक तुलनात्मक तालिका, एक कंपैरिजन टेबल भी दी गई है जो इन दोनों के बीच के मुख्य अंतरों को बहुत साफ तौर पर दिखाती है। चलिए उस तालिका के कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। हाँ, वो तालिका काफी मददगार है इन अंतरों को समझने में। पहला अंतर तो प्रकृति, नेचर का ही है, जैसा हमने अभी बात की। अपील एक सांविधिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट, जबकि पुनरीक्षण अदालत का विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है कि कौन इन्हें शुरू कर सकता है, हु फाइल्स। अपील आमतौर पर मामले का पक्षकार, पार्टी टू द केस, ही दायर करता है, मतलब अभियुक्त या प्रोसिक्यूशन जिसके पास लोकस स्टैंडी होता है, यानी मामला दायर करने का कानूनी आधार। हाँ। लेकिन पुनरीक्षण की कार्यवाही कोई भी व्यक्ति अदालत के संज्ञान में ला सकता है, यहां तक कि अदालत खुद भी सुओ मोटो किसी मामले का रिकॉर्ड मंगाकर उसकी जांच कर सकती है। इसके लिए पक्षकार होना जरूरी नहीं है। दायरे यानी स्कोप का अंतर भी अब स्पष्ट है। अपील में तथ्यों और कानून दोनों की विस्तृत समीक्षा हो सकती है, जबकि पुनरीक्षण का दायरा सीमित है, मुख्य रूप से कानूनी त्रुटियों, जुरिस्डिक्शन के मुद्दे, प्रक्रिया की शुद्धता और औचित्य, प्रोप्राइटी तक ही सीमित है। आपने औचित्य शब्द का इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब है यहाँ? औचित्य या प्रोप्राइटी का मतलब है ये देखना कि क्या निचली अदालत का आदेश या कार्यवाही परिस्थितियों के अनुसार सही, उचित और न्याय संगत थी। क्या उसमें कोई मनमानापन या जाहिर तौर पर कोई अनुचितता तो नहीं थी। यह सिर्फ कानूनी वैधता से थोड़ा आगे बढ़कर फैसले की निष्पक्षता और रीजनेबिलिटी को भी देखता है, लेकिन फिर भी तथ्यों के रीअप्रेजल से अलग है। ठीक है। अगला अंतर है चरण, स्टेज को लेकर। अपील आमतौर पर केवल अंतिम निर्णयों, फाइनल डिसीजंस के खिलाफ होती है, जब मामला निचली अदालत में पूरी तरह खत्म हो चुका हो। हाँ, बिल्कुल। जबकि पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग उच्च अदालतें किसी भी स्तर पर कर सकती हैं, यहां तक कि लंबित मुकदमे के दौरान दिए गए किसी अंतरिम आदेश, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के खिलाफ भी, अगर उससे न्याय प्रभावित हो रहा हो। हालांकि कानून इस पर कुछ सीमाएं भी लगाता है, ताकि हर छोटे आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण ना होने लगे, वरना काम ही नहीं हो पाएगा। सही बात है। उपचार, रेमेडी के लिहाज से तालिका कहती है कि अपील तभी मिलती है जब कानून इजाजत दे। पुनरीक्षण तब आता है जब अपील का उपचार उपलब्ध न हो या असफल हो गया हो या न्याय के हित में जरूरी हो। ये सही है। पुनरीक्षण एक तरह से न्याय प्रणाली का सेफ्टी वॉल्व है, जो तब काम आता है जब नियमित प्रक्रिया यानी अपील न्याय नहीं दे पा रही हो या उपलब्धि ना हो। शक्तियों, पावर्स में भी एक बड़ा अंतर बताया गया है।
उच्च न्यायालय अपील में बरी करने के फैसले को दोष सिद्धि में बदल सकता है। क्या पुनरीक्षण में भी ऐसा हो सकता है? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। इसे ध्यान रखना चाहिए। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय दोष सिद्धि को बरी करने में तो बदल सकता है, लेकिन बरी करने के फैसले को दोष सिद्धि में नहीं बदल सकता। एक्विटल को कन्विक्शन में बदलने की पावर रिवीजन में नहीं है। ओह, ये तो काफी बड़ा डिफरेंस है। हाँ, ऐसा करने के लिए अपील का रास्ता ही अपनाना होगा। ये अभियुक्त के पक्ष में एक तरह का सुरक्षा कवच है। सुनवाई के अधिकार, राइट ऑफ हियरिंग में भी फर्क है। हाँ, अपील में पक्षकारों को सुनवाई का एक तरह से अधिकार होता है, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। पुनरीक्षण में अदालत केवल उसी व्यक्ति या पक्ष को सुनने के लिए बाध्य है जिस पर पुनरीक्षण के फैसले का प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। सबको सुनना अनिवार्य नहीं है। और अंतिम अंतर समाप्ति अबेटमेंट को लेकर है। स्रोत की तालिका कहती है कि अभियुक्त की मृत्यु होने पर आमतौर पर उसकी अपील समाप्त हो जाती है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे जुर्माने से जुड़े मामलों में। लेकिन पुनरीक्षण पर इसका असर नहीं पड़ता। सही है, क्योंकि अपील मुख्यतः व्यक्ति के अधिकारों से जुड़ी है, तो अभियुक्त की मृत्यु पर वो समाप्त हो सकती है। लेकिन पुनरीक्षण प्रणाली की निगरानी और रिकॉर्ड की शुद्धता से ज्यादा जुड़ा है। इसलिए अभियुक्त की मृत्यु हो जाने पर भी उच्च अदालत रिकॉर्ड की जांच करके कानूनी त्रुटि को ठीक कर सकती है, ताकि न्याय का सिद्धांत बना रहे, रिकॉर्ड सही रहे। ये सारे अंतर वाकई इन दोनों प्रक्रियाओं की अलग अलग भूमिकाओं को उजागर करते हैं। हाँ, अपील जहां व्यक्ति को मिले न्याय पर सवाल उठाने का एक ठोस अधिकार देती है, बिल्कुल। वहीं पुनरीक्षण पूरी न्याय प्रणाली की सेहत और शुद्धता बनाए रखने का एक निगरानी तंत्र है। बिल्कुल। दोनों का संतुलन ही एक स्वस्थ और प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए आवश्यक है। स्रोत में दिए गए केस कानून ओम प्रताप सिंह, निरंजन कुमार और यूजीएस चोपड़ा भी इसी बात को पुष्ट करते हैं कि अदालतों ने समय समय पर इन शक्तियों की सीमाओं को स्पष्ट किया है ताकि इनका सही और न्यायपूर्ण उपयोग हो सके। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने स्रोत सामग्री के माध्यम से अपील और पुनरीक्षण के, जो कभी-कभी जटिल लग सकते हैं, उन विषयों को समझने की कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि अपील एक स्थापित कानूनी अधिकार है जो किसी फैसले को तथ्यों और कानून दोनों पर चुनौती देने का अवसर देता है। और पुनरीक्षण एक विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है, जिसका उपयोग उच्च अदालतें निचली अदालतों के फैसलों या कार्रवाइयों में कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटियों, अनियमितताओं या औचित्य की कमी को सुधारने के लिए करती हैं, खासकर तब जब न्याय का हनन हो रहा हो और अपील का रास्ता उपलब्ध ना हो। ये सिस्टम की निगरानी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस सारी बातचीत से एक सवाल जहन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। किसी भी न्याय प्रणाली में इन प्रक्रियाओं, अपील और पुनरीक्षण की मौजूदगी, और सिर्फ मौजूदगी नहीं, उनकी वास्तविक पहुंच, मतलब वो कितनी एक्सेसिबल है, ये आम नागरिक के मन में व्यवस्था के प्रति विश्वास को कैसे आकार देती है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या इन प्रक्रियाओं का जटिल या सरल होना, महंगा या सुलभ होना न्याय तक पहुंच को वास्तव में प्रभावित करता है? ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। निश्चित रूप से इन प्रक्रियाओं की इफेक्टिवनेस सिर्फ कानून की किताबों में होने से नहीं, बल्कि जमीन पर उनके अमल होने से तय होती है। सोचने वाली बात है